अपोकैलिप्स आने से ठीक पहले जब मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने बहुत बड़ी रकम खर्च करके 660 टन का एक भारी भरकम वाहन खरीद लिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैकेनिकल स्पार्क से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन पूरी दुनिया को कवर करने वाली थी, जिससे इंसानों के पास मौजूद हर वाहन एक एक्सोस्केलेटन मेचा में बदल जाता। कुछ लोगों की फेरारी स्पोर्ट्स कार तेज और खतरनाक असैसिन मेचा बन जाती, कुछ लोगों के भारी ट्रक अटूट डिफेंस वाले टैंक जैसे मेचा बन जाते और कुछ लोगों के कंक्रीट मिक्सर ट्रक लॉन्ग रेंज मैज मेचा बन जाते। और ये पूरा सिस्टम एक ही नियम फॉलो करता था, जितना बड़ा भारी और मजबूत वाहन उतना ही ज़्यादा पावरफुल उसका मेचा। लेकिन मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं इतना गरीब था कि मेरे नाम पर सिर्फ एक टूटी हुई शेयरिंग साइकिल थी और मैं एक गुजरते हुए मैकेनिकल बीस्ट के नीचे चींटी की तरह कुचल दिया गया था। अचानक झटके से बिस्तर से उठते ही मैंने तुरंत फ़ोन ऑन किया और जल्दी जल्दी अपनी सारी सेविंग्स निकालनी शुरू कर दी। अब अपोकैलिप्स आने में सिर्फ 7 दिन बचे थे और मुझे इन 7 दिनों के अंदर एक दुनिया हिला देने वाला स्टील का दैत्य बनाना था। पूरी रात की मेहनत के बाद मेरे अकाउंट में ठंडे 50 लाख रुपए आ गए, जिसका मतलब साफ था, इस जिंदगी में अब मैं कभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन मैं सीधे हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी मार्केट पहुंचा और 38 लाख खर्च करके ये 660 टन का वाहन खरीद लिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछली जिंदगी में जो मैकेनिकल बीस्ट थे वो सिर्फ 500 टन के आसपास के थे, लेकिन सिर्फ ये बॉडी होना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था। मैं इस स्टील के दैत्य को लेकर ब्लैक मार्केट मॉडिफिकेशन फैक्ट्री पहुंचा और मन ही मन बुदबुदाया, अब इसमें एक रैमिंग हॉर्न लगाऊंगा, स्टील का रीइंफोर्समेंट नेट वेल्ड करूंगा और गाड़ी के फ्रंट को एक चलते फिरते हथियारों के किले में बदल दूंगा। मैं चाहता था कि मेरा मेचा देखकर हर कोई डर जाए। जैसे ही मेरी गाड़ी हैंगर रिपेयर शॉप के गेट पर रुकी, वहां मौजूद सब लोग चौंक गए। मैकेनिक वांग डालेई उस स्टील के दैत्य को देखकर बोला, भाई तुम शायद गलत जगह आ गए हो, ये ऑटो रिपेयर शॉप है, कोई ओपन माइंड नहीं। ये चीज तो मेरी नींव हिला देगी। मैंने जेब से एक नीला ब्लूप्रिंट निकाला और कहा, मैं यहाँ रिपेयर के लिए नहीं आया हूँ, ये लो 5 लाख एडवांस, बाकी लेबर और मटेरियल अलग से जोड़ लेना। ये सुनते ही वांग डालेई की सांसें तेज हो गई। डील, ओए सब लोग उठो, काम शुरू करो। उसी वक्त एक तेज इंजन की आवाज आई और गाड़ी से उतरा एक अमीर बाप का बेटा जेसन। पिछली जिंदगी में इसी ने अपनी स्पोर्ट्स कार से बने असैसिन मेचा की मदद से मेरा आखिरी खाना छीन लिया था और मुझे मशीनों के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया था। और जब भी मौका मिलता ये मुझे डिलीवरी बॉय कहकर मजाक उड़ाता और मेरी बेइज्जती करता। जैसे ही जेसन ने मुझे देखा वो हंसते हुए बोला, अरे ये तो वही डिलीवरी वाला है, तेरे पास गाड़ी भी है जो तू यहाँ खड़ा है, कहीं बाहर जो कबाड़ खड़ा है वो तेरा तो नहीं? अगर है तो उसे हटा, मेरी कार को रास्ता चाहिए। मैंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों में मरने वाले इंसान से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। काम को जल्दी खत्म करवाने के लिए मैंने 2 लाख रुपए और दिए ओवर टाइम के लिए। गाड़ी के आगे एक त्रिकोणीय रैम लगा दिया गया, खिड़कियों को स्टील जाली से बंद कर दिया गया, सिर्फ कुछ छोटे छोटे देखने के छेद छोड़े गए, टायरों पर मोटी स्टील चेन नेट चढ़ाई गई और गाड़ी के अंदर को एक सेफ हाउस बना दिया गया जिसमें स्टोरेज एरिया और रेस्ट एरिया दोनों थे। तीसरे दिन की सुबह तक मेरे फोर्ट्रेस टायरेंट का बेसिक ढांचा तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी एक आखिरी हिस्सा बाकी था जो इसे पूरी तरह परफेक्ट बनाएगा। मैंने उस स्टील के दैत्य को सीधे सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस तक ड्राइव किया, गाड़ी के अंदर पूरे 300 टन डीजल भर लिया और अनगिनत सप्लाई स्टोर कर ली। अपोकैलिप्स आने से आखिरी 24 घंटे पहले हर किसी को कुछ अजीब लगने लगा। आसमान एक अजीब ग्रे पीले रंग में बदल गया था और एक हाई डायमेंशनल एनर्जी वेव मैकेनिकल स्पार्क धरती के करीब आ रही थी। मैंने अपने फोर्ट्रेस टायरेंट को धीरे धीरे एक बंद रास्ते की तरफ ले जाकर खड़ा किया। यहाँ की जमीन ऊंची थी, व्यू साफ था और जरूरत पड़ने पर मैं आगे बढ़कर हमला भी कर सकता था और पीछे हटकर बचाव भी। सबसे जरूरी बात, यहाँ लोग और गाड़ियां बहुत कम थी। अपोकैलिप्स की पहली लहर मैकेनिकल बीस्ट से नहीं आई, बल्कि इंसानों के पास मौजूद गाड़ियों से आई। शाम के ट्रैफिक जाम के दौरान हजारों गाड़ियां एक साथ म्यूटेट हो गईं और जो हुआ वो सच में जीता जागता नर्क था। मैंने अपने माइनिंग ट्रक को टूटे हुए पुल के किनारे खड़ा किया, फ्रंट बाहर की तरफ रखते हुए, किसी भी समय चार्ज करने के लिए तैयार, और चुपचाप म्यूटेशन के पल का इंतजार करने लगा। जैसे ही आसमान में एक पर्पल शॉकवेव चमकी, उसी पल पूरी दुनिया में धातु की गूंज उठी और उस टूटे पुल पर खड़ा मेरा काला दैत्य भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर चुका था। सिस्टम सेल्फ चेक कंप्लीट। एस क्लास मेचा फोर्ट्रेस टायरेंट आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई और मैंने जोर से गियर दबाया और वो विशाल काला वाहन गरजते हुए सीधे उस नर्क जैसे चौराहे की तरफ दौड़ पड़ा। चलते चलते ही मैंने अपने दिमाग से कनेक्ट करने की कोशिश की ताकि मैं फोर्ट्रेस टायरेंट को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकूं। तभी रडार पर एक लाल डॉट दिखाई दिया। एक म्यूटेटेड बस ने मुझे नोटिस कर लिया था। वो डबल डेकर बस अब एक स्टील सेंटीपीड में बदल चुकी थी और तेजी से मेरी तरफ झपट रही थी। मैंने कोई हरकत नहीं की, बस चुपचाप देखता रहा। जैसे ही उस बस ने अपना विशाल मुंह खोला और मेरे ट्रक के फ्रंट बम्पर को काटने के लिए झपटी, मैंने ब्रेक छोड़ा और
एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया और अगले ही पल उसे सीधा कबाड़ में बदल दिया। लेवल 1 म्यूटेंट किल, 50 मेटल सोर्स पॉइंट्स प्राप्त। इसके बाद मैंने स्टीयरिंग घुमाया और शहर के सेंटर की तरफ बढ़ गया क्योंकि वहां एक पुराने दोस्त से मिलना बाकी था। इसी दौरान डाउनटाउन की सड़कों पर एक लाल साया सबका ध्यान खींच रहा था। वो था जेसन की स्पोर्ट्स कार, जो अब 4 मीटर ऊंचा एक असैसिन मेचा बन चुकी थी। हा हा हा, ये है असली ताकत। जेसन की घमंडी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो खुद भगवान बन चुका है। लेकिन उसी वक्त जमीन कांपने लगी और सड़क के आखिर से धूल के बीच एक विशाल काला साया धीरे धीरे उभरा। ये उस गरीब की गाड़ी है। नामुमकिन, ये जरूर ब्लफ कर रहा है। जेसन ने अपने क्रिम्सन लाइटनिंग को कंट्रोल किया और बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटा, सीधे मेरे टायर पर वार किया। लेकिन जो उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी ब्लेड एक झटके में टूट गई। अगले ही पल जोरदार रिएक्शन फोर्स से उसका पूरा हाथ टूट गया। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मैंने ठंडे अंदाज में कहा। मार लिया, अब मेरी बारी है। मैंने हल्का सा स्टीयरिंग घुमाया और सैकड़ों टन की ताकत से घूमते मेरे टायर ने उसके पूरे मेचा को ऐसे कुचल दिया जैसे कोई मक्खी हो। लेवल 1 म्यूटेंट किल, रेयर स्पीड मॉड्यूल फ्रैगमेंट प्राप्त। बहुत कमजोर। मैंने सिर हिलाया और फिर से एक्सेलरेटर दबा दिया। लेकिन तभी अचानक आसमान अंधेरा हो गया और ऊपर से चीरती हुई आवाजें आने लगी। मैंने सनरूफ से ऊपर देखा। 3 स्टील ग्रिफिन्स आसमान से तेजी से नीचे आ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क के आगे जमीन फट गई और एक विशाल एक्सकवेटर बाहर निकल आया। फ्रंट और बैक से एक साथ अटैक। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कंसोल पर एक लाल बटन दबाया। आओ, तुम्हें असली फायर पावर दिखाता हूँ। एक तेज गूंज के साथ ट्रक के पीछे से 100 मीटर लंबी आग की 2 धाराएं निकल पड़ी और सबसे आगे वाला ग्रिफिन बिना बचाव के सीधे आग के गोले में बदल गया। मैंने कंट्रोल घुमाया और दूसरी आग की धार ने दूसरे ग्रिफिन को भी गिरा दिया। तीसरा ग्रिफिन कुछ करने ही वाला था कि गोलियों की बारिश ने उसे पूरी तरह छलनी कर दिया। इतनी फायर पावर के सामने कोई भी स्टाइल काम नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि मैं इस जीत का मजा ले पाता, नीचे से जोरदार धमाका हुआ। एक म्यूटेटेड एक्सकवेटर ने मेरे ट्रक के पीछे वाले पहिए को काटने की कोशिश की। चिंगारियां उड़ी, लेकिन उसके दांत मेरी गाड़ी की सतह को छू भी नहीं पाए। मेरे टन भार को हल्के में लिया है क्या? मैंने तुरंत रिवर्स गियर डाला और पूरी ताकत से पीछे हटते हुए उसे जमीन में दबा दिया। एक ही झटके में वो पूरा एक्सकवेटर लोहे की चपट्टी प्लेट बन गया। लेवल 2 म्यूटेंट किल, 200 हाई स्ट्रेंथ अलॉय पॉइंट्स प्राप्त। लड़ाई खत्म होते ही पूरा चौराहा मौत जैसी खामोशी में डूब गया। जो छोटे छोटे म्यूटेटेड वाहन अभी तक इधर उधर भाग रहे थे, वो सब जमीन पर कांपते हुए पड़े थे। मैंने अपने मैकेनिकल टेंटिकल्स बाहर निकाले, उन सभी कबाड़ बने म्यूटेंट्स से कोर क्रिस्टल निकाले और एक एक करके उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन सफल। आर्मर स्ट्रेंथ 0.5% बढ़ी। स्किल फ्रैगमेंट इंस्टेंट एक्सेलरेशन प्राप्त। 10 फ्रैगमेंट पर स्किल अनलॉक होगी। इंजन फिर से गरजा और मैं मलबे को कुचलता हुआ शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ गया। वहीं मेरा पहला स्ट्रेटेजिक सप्लाई पॉइंट था। लेकिन नेशनल हाईवे पर एक अजीब नजारा दिखा। करीब 200 मीटर पीछे एक छोटा काफिला मुझे फॉलो कर रहा था। 3 प्राइवेट कार और एक छोटी वैन। वो दूरी बनाकर चल रहे थे, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। मैंने उन्हें भगाया नहीं। उनके होने से मुझे कोई नुकसान नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये मेरे लिए चेतावनी सिस्टम भी बन सकते थे। जब हम शहर से बाहर जाने वाले बड़े पुल पर पहुंचे तो रास्ता ब्लॉक था। कुछ पिकअप और ऑफ रोड गाड़ियां आड़े खड़ी थीं और ऊपर कुछ लोग बंदूक और कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। साफ था, ये रोड लुटेरे थे। रुको, आगे जाने का टैक्स देना पड़ेगा, उनका लीडर चिल्लाया। पीछे वाली गाड़ियां डर के मारे ब्रेक लगा चुकी थीं, लेकिन मैंने स्पीड कम नहीं की, बल्कि और बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं करीब आया, उनका चेहरा डर से बदल गया। ये कार है भी या कुछ और? भागो! लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने बिना रुके पूरी स्पीड से उन पर चढ़ाई कर दी। कुछ लोग हवा में उछल गए, कुछ सीधे कुचल गए। 1 सेकंड में पूरा रोड ब्लॉक खत्म। पीछे वाले लोग ये सब देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। उनकी आंखों में डर अब अजीब सी श्रद्धा में बदल चुका था। पुल पार करने के बाद मैं सर्विस एरिया में रुका। पीछे का काफिला भी धीरे धीरे रुक गया। कुछ लोग डरते डरते मेरी तरफ आए। मैंने केबिन का दरवाजा खोला और ऊपर से उन्हें देखा। इतनी दूर से पीछे आ रहे हो, फ्यूल फीस दो। एक आदमी तुरंत आगे आया, कांपती आवाज में बोला, भाई हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हमारे पास खाना पानी है, सब दे देंगे, बस हमें आपके साथ चलने दो। एक लड़की आगे आई, उसकी आंखों में जिद थी। मैं मैकेनिक्स पढ़ती हूँ, मैं गाड़ियों को ठीक कर सकती हूँ, मैं काम आऊंगी। दूसरा बोला, मैं डॉक्टर हूँ, इलाज कर सकता हूँ। मैंने कुछ सेकंड सोचा, ये लोग बेकार नहीं थे। मैं फालतू लोगों को नहीं रखता। अगर पीछे आना है तो 100 मीटर की दूरी बनाए रखना और पीछे मत छूटना। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उन लोगों की खुशी देखने लायक थी। अपोकैलिप्स के पहले दिन ही उन्हें एक मजबूत सहारा मिल गया था। उनमें से वो मैकेनिक लड़की सुसु मेरी गाड़ी को देखते हुए बोली, ये असली इंडस्ट्रियल ब्यूटी है। मैंने आंखें बंद की। रोड ब्लॉक साफ, टीम मिल गई। पहला दिन परफेक्ट। अब अगला लक्ष्य था एक खास चीज। मैंने मैप निकाला और एक जगह पर उंगली रखी, लिन्हाई सिटी का वेस्टर्न सबर्ब। मैं गाड़ी को एक एयर रेड शेल्टर के अंदर ले गया। अंदर अंधेरा था,
हवा में जंग और तेल की बदबू थी। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, रडार पर लाल डॉट्स की भीड़ दिखाई दी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये एक मिलिट्री जोन था जहां ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे, और अब वो भी म्यूटेट हो चुके थे। अचानक ऊपर लगे सेंट्री गन मेरी तरफ घूम गए। गोलियां बरसने लगीं, लेकिन मेरे ट्रक पर सिर्फ हल्के निशान पड़े। मैंने महंगे हथियार इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि सेकेंडरी सिस्टम ऑन किया। हाई प्रेशर ओनियल कैनन, काले तेल की धार सीधी सेंट्री गन पर गई। फिर एक फ्लेयर, धड़ाम, पूरी छत आग में जल उठी। सभी गन खत्म, साफ। मैं आगे बढ़ा। पीछे सुसु और बाकी लोग उन पार्ट्स को इकट्ठा करने लगे। उन्हें पता था ये सब काम आएंगे। आखिर में हम एक विशाल स्टोरेज एरिया में पहुंचे। हर तरफ हथियार और राशन भरा था, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और था। बीच में एक सीक्रेट रूम, मोटे लेड से कवर। मैंने सबको बाहर रहने को कहा और खुद अंदर गया। अंदर एक कंटेनर में 3 चमकती हुई फ्यूल रॉड्स थीं, मिनी फिशन एनर्जी कोर। मैंने बिना देर किए उन्हें अपनी गाड़ी में एब्जॉर्ब कर लिया। अगले ही सेकंड पूरा सिस्टम ओवरलोड हो गया। नीली रोशनी हर जगह फैल गई। एनर्जी सिस्टम अपग्रेड, नया स्किल अनलॉक, डिफ्लेक्टर शील्ड, ओवरलोड रैम। अब मेरी गाड़ी पहले जैसी नहीं रही थी, ये अब सच में एक जिंदा दैत्य बन चुकी थी। लेकिन तभी बाहर से चीखें आईं, बचाओ! मैं तुरंत बाहर निकला। हजारों मैकेनिकल चूहे हर तरफ फैल चुके थे, और बीच में एक म्यूटेटेड गार्बेज ट्रक था जो उन्हें पैदा कर रहा था। मेरी टीम कोने में फंसी हुई थी। अब सही टाइम है टेस्ट का। मैंने शील्ड ऑन की, नीली लहर फैली और सैकड़ों चूहे खत्म। ये देखते ही गार्बेज ट्रक ने एक तेज डरावनी आवाज निकाली, और उसका पीछे वाला हिस्सा अचानक खुल गया, जिससे हरे रंग का कोरोसिव वेनम बाहर फेंका जाने लगा। बस एक चाल थी। मैंने ना डॉज किया ना एवेड, सीधे उस वेनम में घुस गया। वो वेनम मेरे ब्लू फोर्स फील्ड शील्ड पर गिरा, सिस्कारियां भरते हुए तुरंत वेपराइज हो गया। एक जोरदार इम्पैक्ट के साथ मैं एक नीले मीटर की तरह हॉल में दौड़ा। माइनिंग ट्रक, जो ब्लू एनर्जी स्टोम से घिरा हुआ था, सीधे गार्बेज ट्रक से जा टकराया। गार्बेज ट्रक कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ गया। उसका कोर टूट गया और उसके टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। लेवल 3 म्यूटेंट मारा गया। बायोडिग्रेडेबल मॉड्यूल मिला। हॉल में सन्नाटा छा गया। बस इधर उधर पड़े मैकेनिकल राइट के डेड बॉडीज और जलता हुआ गार्बेज ट्रक का मलबा ही दिख रहा था। मैं अपनी फोर्ट्रेस, जो अब किसी गॉड के घर जैसी लग रही थी, धीरे से सूसू और बाकी लोगों के सामने रोक दी। विंडो नीचे गई और मैंने कैजुअली कहा, सप्लाईज लोड करो, टाइम वेस्ट मत करो। अगला स्टॉप बड़े मॉन्स्टर्स का हंट करेंगे। जब मैं एयर रेड शेल्टर से बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी। मैंने रुककर पीछे वाले कॉन्वॉय को देखा। एक वैन जिसमें म्यूनिशंस भरे थे और 3 प्राइवेट कार्स जो फूड और वाटर से भरी थीं। बहुत बिखरा हुआ था। अगर ज़ॉम्बी होर्ड मिला तो तुम 1 मिनट भी सरवाइव नहीं करोगे। मैंने माइनिंग ट्रक के पीछे लगे ह्यूज टो हुक की तरफ इशारा किया। ये हैवी ड्यूटी हुक है जो हंड्रेड्स ऑफ टन्स के और वाले ट्रेलर्स खींचने के लिए यूज होता है। सुसु, ट्रक के पीछे कुछ स्टील केबल्स हैं जो टैंक्स को सिक्योर करने के लिए होते हैं। अपने सारे ट्रक्स को कनेक्ट करो और मेरे ट्रक के पीछे अटैच कर दो। ये सुनकर सुसु रुक गई। कनेक्ट? सबको जोड़ दें? अगर शार्प टर्न आया तो? मेरा ट्रक 10 मीटर चौड़ा है और जिस रोड पर मैं जा रहा हूं वो सीधी है। मुझे टर्न लेने की जरूरत नहीं। फिर सुसु के डायरेक्शन में कुछ लोग स्टील केबल्स खींचने लगे, पसीने में भीगते हुए। 10 मिनट बाद एक अजीब सा कॉन्वॉय बन गया, जिसमें ब्लू ग्लो करता फोर्ट्रेस टायरेंट सबसे आगे था। उसके पीछे आर्मरी वैन और फिर 3 प्राइवेट कार्स, एक लंबी स्टील स्नेक की तरह। सबको विंडोज बंद करने और बाहर ना देखने को कहा गया, चाहे कुछ भी आवाज आए, क्योंकि अब हम हाईवे पर जाने वाले थे। एक जोरदार रोर के साथ रास्ते में खड़ी गाड़ियां बेरहमी से हटा दी गईं या टकराते ही उड़ गईं। पीछे बैठे सर्वाइवर्स खिड़की से दूर होते रैकेज को देखते हुए अंदर ही अंदर हैरान थे। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस गॉड के सामने बैठना ही उनके लिए रास्ता साफ कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब शोर ऊपर आसमान में बैठे हंटर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा था। मैं ड्राइवर सीट पर था जब अचानक रेडार पर रेड डॉट्स की भीड़ दिखने लगी। सनरूफ से देखा तो एक काला क्लाउड पास आ रहा था, लेकिन वो क्लाउड नहीं था, वो म्यूटेटेड ड्रोन्स का स्वॉर्म था। सब लोग सिर ढक लो और नीचे झुक जाओ, मैंने रेडियो पर चिल्लाकर कहा। अगले ही पल वो काला झुंड नीचे आया और अनकाउंटेबल माइक्रो बॉम्ब्स बारिश की तरह गिरने लगे। एक एक बॉम्ब ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी थी कि नॉर्मल व्हीकल्स को पलट सकती थी। मेरी उंगलियां तेज़ी से कंट्रोल पैनल पर चलीं और मैंने न्यूक्लियर शील्ड फुल पावर पर एक्टिवेट कर दिया। वो जाना पहचाना ब्लू लाइट बैरियर फिर से उठ गया।
लेकिन इस बार न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड था, जिससे शील्ड की रेंज बढ़कर एक बड़ा हेमिस्फेरिकल डोम बन गई, जिसने पीछे पूरे कन्वॉय को पूरी तरह कवर कर लिया। बॉम्ब्स शील्ड पर टकराए, ब्लू लाइट की लहरें बनी, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। अब मेरी बारी थी। ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। टारगेट सभी एरियल यूनिट्स, फायरिंग मोड, फ्री फायर। अगले ही पल रिंग रोड पर एक जबरदस्त साउंड और लाइट शो शुरू हो गया। 30 मिलीमीटर कैनन्स ने बड़े और आगे वाले ड्रोन्स को टारगेट किया। हर शेल एक ड्रोन को खत्म करने के लिए काफी था, जबकि दोनों साइड्स के मेटल स्टॉर्म्स हर मिनट हजारों राउंड्स बरसा रहे थे। ल्यूमिनस ग्रेनेड्स हवा में इधर उधर क्रॉस हो रही थी, एक ऐसा फायर नेट बना रही थी जिसे पार करना नामुमकिन था। ड्रोन्स उस आग की दीवार से टकराकर गिरने लगे। आसमान से मेटल की बारिश होने लगी। जलते हुए पार्ट्स और टूटे रोटर्स रोड साइड पर ऐसे गिर रहे थे जैसे पकौड़े गिर रहे हों। जब ड्रोन स्वॉर्म ने देखा कि उसका अटैक काम नहीं कर रहा तो वो आखिरकार पीछे हट गया और बादलों के अंदर से एक बड़ा सा शैडो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ये था लॉर्ड क्लास आयरन विंग्ड ग्रिफिन, इस पूरे एयर स्पेस का बॉस। वो आगे वाले ओवरपास पर उतरा और बिना रुके 2 रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। रॉकेट्स शील्ड पर लगे, जिससे ब्लू लाइट स्क्रीन जोर से कांपने लगी और अलार्म्स बजने लगे। वार्निंग, शील्ड एनर्जी 70% पर आ गई। हाई एनर्जी अटैक डिटेक्ट हुआ। इंटरेस्टिंग, आखिरकार कोई ऐसा आया जो डिफेंस को तोड़ सकता है। मैंने स्पीड कम नहीं की, बल्कि गेंट्री की तरफ और तेज बढ़ गया। ओवरलोड इंपैक्ट के लिए रेड बटन दबाया। इस बार मैंने सीधा टक्कर नहीं मारी। इंस्टेड मैंने न्यूक्लियर एनर्जी को रूफ पर लगे हाई प्रेशर फ्यूल कैनन में चैनल किया। देखते हैं क्या होता है। हाई प्रेशर फ्यूल का एक कॉलम न्यूक्लियर रेडिएशन के साथ मिलकर फायर ड्रैगन की तरह निकला और सीधे ग्रिफिन लॉर्ड पर जा लगा। उसके तुरंत बाद एक इंसेंचियरी बॉम्ब ने उसे खत्म कर दिया और ग्रिफिन लॉर्ड तुरंत एक बड़े फायरबॉल में बदल गया, क्योंकि उसका ऑलरेडी फ्लेम्बल एविएशन फ्यूल जल उठा। न्यूक्लियर एनर्जी की तीव्र हीट के साथ उसके मेटेलिक फेदर्स पिघलने लगे और वो जोर से चिल्लाया, उड़ने की कोशिश करते हुए। एक जोरदार गरज, मेटल स्टॉर्म। उसके विंग्स के बेस पर फायर कॉन्सेंट्रेट करो। सारे गन बैरल्स तुरंत घूम गए और पूरा फायर पावर एक ही पॉइंट पर फोकस हो गया। क्रैक। ग्रिफिन लॉर्ड के लेफ्ट विंग का बेस हजारों बुलेट से बेरहमी से कट गया। उसका भारी शरीर बैलेंस खो बैठा और मीटियोराइट की तरह नीचे गिर पड़ा। मैंने कोई दया नहीं दिखाई, सीधे फोर्ट्रेस टायरेंट को उस जलते हुए लॉर्ड के ऊपर चढ़ा दिया। बैटल खत्म हो गई और कॉन्वॉय अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गया। आखिरकार आधी रात के आसपास हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, लिन्हाई इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। जगह खुली थी, चारों तरफ मजबूत दीवारें थीं, फोर्ट्रेस बनाने के लिए परफेक्ट। मैंने अपनी कार कन्वेंशन सेंटर के प्लाजा के बीच में रोकी और बाकी कार्स भी पीछे आकर रुक गईं। सब लोग अपने कार डोर्स खोलकर बाहर निकले, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने माइनिंग ट्रक को देखा, जो बिना किसी डैमेज के खड़ा था और हल्की ब्लू ग्लो दे रहा था। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। मैं कार से कूदकर बाहर आया। आज रात यहीं कैंप करेंगे, मैंने कहा और बड़े एग्जीबिशन हॉल की तरफ इशारा किया। सुसु, कुछ लोगों को लेकर बैकअप जनरेटर चेक करो, अगर कोई खराब है तो उसे ठीक करो। डॉक्टर फैसिलिटी से मेडिकल सप्लाईज कलेक्ट करो और आइसोलेशन जोन सेट करो। बाकी सब लोग व्हीकल्स के चारों तरफ सर्कल बनाओ और पेरीमीटर सिक्योर करो। सब तुरंत काम पर लग गए, बिना एक भी एक्स्ट्रा वर्ड बोले। मैं अकेला माइनिंग ट्रक की छत पर चढ़ गया, अंधेरी और बर्बाद सिटी को देखते हुए। दूर तक आग की लपटें उठ रही थीं और हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरे पैरों के नीचे एक अजेय फोर्ट्रेस था और फॉलोअर्स का एक ग्रुप जो अब पूरी तरह मुझ पर भरोसा करने लगा था। अब समय था इस सिटी को बताने का कि उसका नया मालिक कौन है। 3 दिन जल्दी बीत गए और मैं उन 3 दिनों में काफ़ी बिजी रहा। सूसू ने कुछ मैकेनिकल स्किल्स वाले सर्वाइवर्स के साथ मिलकर फोकलिफ्ट्स और स्टील बीम्स का यूज़ करके फोर्ट्रेस टायरेंट की मेंटेनेंस की। मेडिक ने एक अच्छा फील्ड हॉस्पिटल सेट कर लिया और पूरी टीम डर से भरे लोगों से बदलकर एक परफेक्ट मशीन बन गई। लेकिन चौथे दिन की सुबह ये शांति टूट गई। जमीन में एक झटका महसूस हुआ और मैं अचानक जाग गया। वार्निंग, एक बड़ा आर्म्ड कन्वॉय पास आता हुआ डिटेक्ट हुआ। हॉस्टाइल टारगेट्स 50+ फ्लैगशिप टारगेट। 1 दूर होराइजन पर उड़ती हुई पीली रेत के बीच एक भारी और दम घोंट देने वाला कन्वॉय कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहा था।
ये ज़ॉम्बी व्हीकल्स नहीं थे, बल्कि आर्टिफिशियली मॉडिफाइड वॉर मशीन्स थे। हैवी पिकअप ट्रक्स, मॉडिफाइड ऑफ रोड व्हीकल्स और कुछ आर्मर्ड ट्रक्स जिन पर स्टील प्लेट्स वेल्ड की गई थीं, और हर एक पर हैवी मशीन गन या होममेड रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ था। कन्वॉय के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा व्हीकल खड़ा था, लैंड क्रूजर, जो ब्लड का था। स्कल लेजियन, लिन्हाई सिटी की सबसे बड़ी रेडिंग फोर्स। उनका लीडर बटर माना जाता था, जो म्यूटेटेड व्हीकल्स को हंट करने, उनके कोर्स निकालने और उनका फ्यूल लूटने में एक्सपर्ट था। अचानक लैंड क्रूजर से एक तेज आवाज गूंजी, अंदर सुनो सब लोग, मैं ब्लड स्कल लीजन का लेफ्टिनेंट हूं। उस ब्लू ग्लोइंग कार पर मेरी नज़र है। वो कार और उसका एनर्जी कोर हमें दे दो। आदमी जा सकते हैं, औरतें यहीं रहेंगी। मैं कॉकपिट में बैठा मुस्कुराया और मेगाफोन बटन दबाया। मेरा कोर चाहिए? सॉरी, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। बाहर खड़े रेडर्स एक पल के लिए रुके, फिर जोर से हंस पड़े। तुम समझदारी से नहीं मानोगे तो ठीक है। भाइयों, इस जगह को जमीन में मिला दो। आदेश मिलते ही डजन्स ऑफ रॉकेट्स कन्वेंशन सेंटर की ग्लास फसाड पर बरसने लगे। ग्लास टूटकर टुकड़ों में बारिश की तरह गिरने लगा। बेस्टियन, फुल लॉकडाउन मोड एक्टिवेट करो। डिफ्लेक्टर फील्ड शील्ड्स फुल स्ट्रेंथ पर। छुपने की बजाय मैंने ब्लैक ट्रक को एक खुले टाइगर की तरह चलाया, सीधे प्लाजा की तरफ दौड़ा दिया। ब्लू शील्ड धूप में चमक रहा था। बुलेट्स और रॉकेट्स की बारिश उस पर पड़कर बस हल्की सी लहरें बना रही थी। ये आखिर है क्या? रेडर्स हैरान रह गए। उन्होंने हेवी आर्मर तो देखा था, लेकिन बिल्ट इन एनर्जी शील्ड कभी नहीं देखा। फायर। इस बार सिर्फ 30 मिलीमीटर कैनन नहीं था। माइनिंग ट्रक के दोनों साइड से 2 रोज में फायरिंग पोर्ट्स बाहर आ गए। ये वही इंडिविजुअल थर्मोबैरिक बॉम्ब्स थे जिन्हें मैंने आर्मरी से कैजुअली निकाला था, और सूसू ने उन्हें व्हीकल माउंटेड ट्विन लॉन्चर में मॉडिफाई कर दिया था। हुश हुश हुश। 24 थर्मोबैरिक बॉम्ब्स गरजते हुए निकले और मरोडर कन्वॉय के आगे वाले हिस्से को घेर लिया। एक जोरदार धमाके के साथ श्रैपनल की जगह हाई प्रेशर ब्लास्ट फैल गया और सफ़ेद वेपर का क्लाउड एक दर्जन से ज़्यादा पिकअप ट्रक्स को ढक गया।